चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी रिकंसिलिएशन का। एंड उसके अंदर हम अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन टॉपिक पे है। अंडर एब्सॉर्प्शन में एंड ओवर एब्सॉर्प्शन में। अंडर एब्सॉर्प्शन हो तो साइन है माइनस, ओवर एब्सॉर्प्शन है तो साइन है प्लस। मैंने ये माइनस प्लस, माइनस स्टैंड्स फॉर अंडर, प्लस स्टैंड्स फॉर ओवर। अब ये साइन क्यों है? अगर हम कॉस्ट के प्रॉफिट से चालू कर रहे एंड फाइनेंस के प्रॉफिट पर हम रिकंसिलिएशन को टैली करने जा रहे हैं, देखो यहां से शुरुआत कहां से की, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएनएल। एंड अब इसको अचीव कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। ये अचीव करना है और उसके बीच में क्या प्लस माइनस करना है वो समझते हैं। अबे ना, एक बार वापस से एक लॉजिक बोल देता हूँ कि ये क्यों प्लस करना है ऐड वाला, और क्यों ये माइनस करना है लेस वाला। तो देखो, हमने चालू कहाँ से किया? कॉस्ट के प्रॉफिट से। लाना कहाँ है? फाइनेंस। अब कॉस्ट का प्रॉफिट है, बराबर है। अब चलो ये समझ लो, ये पीएनएल अकाउंट है, ये भी पीएनएल अकाउंट है। ये कॉस्ट का है, ये फाइनेंस का है। ठीक है, ऐसा मानो। अब कॉस्ट का सर पीएनएल अकाउंट कैसे होता है? तो कॉस्ट शीट है ना, उसको पीएनएल अकाउंट में कन्वर्ट कर दो, कॉस्टिंग में। जैसे ओपनिंग स्टॉक इधर आएगा, परचेज इधर आएगा, तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्रेडिट साइड पे जाएगा, बराबर। फिर परचेज रिलेटेड एक्सपेंस यहाँ आएगा, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इधर आएगा, तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे जाएगा, बराबर। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप, फिर वापस से सेल ऑफ स्क्रैप, बराबर। एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इतनी चीजें क्रेडिट साइड पे आएगी एंड साथ साथ में सेल्स क्रेडिट साइड पे आएगा। बाकी रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, एस एन डी ओवरहेड, ये सब इधर आएगा, बराबर है। और ये क्रेडिट एंड डेबिट का डिफरेंस, ये जो है ना, दैट इज योर प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। बट हमने कॉस्ट शीट को, स्टेटमेंट को अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया, बराबर, इतना किया। अब ध्यान से देखिए। अब सपोज मैं ये पहली आइटम समझा रहा हूँ उसका लॉजिक कि क्यों ऐड करना है। तो हम अभी ये प्रॉफिट पे है, सपोज ये प्रॉफिट 1 लाख है, कॉस्ट का प्रॉफिट, बराबर है, 1 लाख। एंड अब फाइनेंस का प्रॉफिट भी इधर होगा कुछ, बराबर। फाइनेंशियल बुक्स भी लिखे होंगे, उधर भी ट्रेडिंग पीएनएल कंबाइन है सपोज ये। अब मेरे को बताओ, कॉस्ट के प्रॉफिट्स में इसमें से एक भी आइटम क्रेडिट साइड पे होगी? ये वाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इट इज इन फाइनेंस ओनली। ये सभी चीजें, ऑल ऑफ दिस आइटम्स आर हियर, यहां नहीं। तो उसका मीनिंग कॉस्टिंग की क्रेडिट साइड इतने से कम क्रेडिट हुई होगी। सपोज ये सब फिगर मिला के सपोज 2 लाख रुपए आता है, ये सभी फिगर्स, आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंस ओनली, सबका मिला के 2 लाख आता है। वो 2 लाख इधर तो क्रेडिट हुआ होगा, बट यहां ये 2 लाख क्रेडिट नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ इसलिए 1 लाख प्रॉफिट है। अगर ये होता तो 3 लाख प्रॉफिट होता। ठीक है। बट अभी मैं राइट नाउ, फैक्ट क्या है, मैं इधर हूं, 1 लाख पे हूं। बट मेरे को ऐसा मानना है कि इसके अलावा कोई फाइनेंस एंड कॉस्ट में कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है, ये पहली ही आइटम डिफरेंस वाली है। तो मैं क्या करूंगा, अब कॉस्ट के प्रॉफिट से फाइनेंस के प्रॉफिट पे पहुंचना हो तो मैं क्या कर दूंगा, फाइनेंस वाली ट्रीटमेंट दे दूंगा। फाइनेंस में क्या कर देते, प्लस कर देते। तो हम इधर प्लस कर दे, ये 1 लाख में ये मैं 2 लाख प्लस कर दूं तो फाइनेंस वाला प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर डिफरेंस सिर्फ यही मैटर का हो तो ये प्लस करने का लॉजिक समझ में आया। कॉस्ट से शुरू किया है, लाना है फाइनेंस, तो जो लाना है हमको उसी की ट्रीटमेंट अब हमको देनी शुरू करनी है। ठीक है। कॉमन ट्रीटमेंट हो चुकी है, जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम में मटेरियल परचेज लिखा, ओपनिंग लिखा, वो फाइनेंस में भी लिखा होगा। क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, सेल ऑफ स्क्रैप, ये इधर लिखा, तो फाइनेंस में भी ऐसा लिखा होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, एसएनडी ओवरहेड जो लिखे इंकर्ड, एटलीस्ट वो पोर्शन इधर और इधर कॉमन है, एटलीस्ट इंकर्ड वाला पार्ट, बराबर।
तो सब चीजें जो कॉमन है वो तो आ चुकी है, अब डिफरेंस वाली चीजें हमको लेनी है। तो डिफरेंस में हमने क्या किया, ये आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंस ओनली को प्लस किया। उसका रीजन ये था क्योंकि फाइनेंस में प्लस करते, कॉस्टिंग में नहीं करते, इसलिए कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होता है इतनी अमाउंट से। तो फाइनेंस में वो लेवल पे पहुंचना हो तो उतनी अमाउंट से हम कॉस्टिंग के प्रॉफिट में वो फिगर ऐड करते, तो हम फाइनेंस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक था। अब दूसरा, अब हम ऐसा मानते हैं कि भाई ये चलो पहला पॉइंट इज नॉट अ पॉइंट, सपोज सेकेंड पॉइंट इज अ पॉइंट। मीन्स ये वाली चीज टेकन केयर ऑफ कर ली हमने, पहली आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंस वाली। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंस ओनली। आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंस ओनली का मीनिंग क्या है, कि जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में डेबिट होता है, कॉस्ट में नहीं होता। उसका मीनिंग ये चीज, ये जितना भी है, सपोज ये फिगर है 2 लाख, वो इधर डेबिट ही नहीं हुआ है और ये चीज इधर डेबिट हुआ है। अब चलो फाइनेंस का प्रॉफिट है मेरा सपोज 2 लाख। ये 2 लाख कैसे आया, तो ये डेबिट होने के बाद आया, जबकि कॉस्ट में ये डेबिट नहीं है। तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, सपोज कॉस्ट का ज्यादा प्रॉफिट मान लेते थोड़ा, है ना। सपोज कॉस्ट का प्रॉफिट मैं लिख देता हूँ इधर, सपोज कॉस्ट का प्रॉफिट 2 लाख है एंड फाइनेंस का मेरे को मालूम नहीं है, फाइनेंस पे पहुंचना है, बट ये चीज कॉस्ट में डेबिट नहीं हुई है। और ये फिगर भी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, 2 लाख की जगह 1.5 लाख लिख। अब कॉस्ट का प्रॉफिट 2 लाख इसलिए आया क्योंकि इसमें ये 1.5 लाख डेबिट नहीं था, जबकि फाइनेंस में तो ये डेबिट होगा। तो कॉस्ट के मुकाबले फाइनेंस का प्रॉफिट कम आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंस में जो चीज डेबिट हुई है उसकी वजह से फाइनेंस के प्रॉफिट पे इंपैक्ट हुई है, जबकि कॉस्ट में ये डेबिट नहीं हुई, इसलिए कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। अब ज्यादा दिख रहा है, वहां से कम पे पहुंचना हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। सो दैट इज वाई ये चीज लेस करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? कल जो लिखा था, अब आप उसको कंसेप्चुअली समझ रहे हो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। अब तीसरी आइटम, तीसरी आइटम का क्या नाम है, अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। चलो अब ये चीज समझने बैठते हैं हम, अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। चलो अब थोड़ा आपका नॉलेज चाहिए इंटी नॉन इंटी का। ये है हमारा कॉस्ट का बुक्स, ये फाइनेंस का बुक्स। अब याद करो इंटी नॉन इंटी में एफओएच कंट्रोल अकाउंट बनाते थे हम। चलो कोई भी ओवरहेड इंकर्ड हो, इंकर्ड तो क्या एंट्री होती है, ओवरहेड टू बैंक, फाइनेंस में। चलो अब नॉन इंटी में क्या एंट्री होगी, एफओएच कंट्रोल। सपोज वो फैक्ट्री ओवरहेड है तो एफओएच कंट्रोल टू बैंक की जगह जीएलए, तो यहां जीएलए लिखेंगे। सपोज ये फिगर है 2 लाख रुपए, ओवरहेड इंकर्ड, सब जितना भी इंकर्ड किया आ गया। अब वो ओवरहेड एब्सॉर्ब करता है, एब्सॉर्ब के लिए वो 6 से 7 मेथड थी, एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एज ए परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, मशीन ओवरहेड, लेबर ओवरहेड, ओवरहेड पर यूनिट, ड्यूअल रेट। उसमें से जो भी फॉलो करो, जो भी फॉलो करा, और उससे एक हमको मिला एब्सॉर्प्शन का अमाउंट, सपोज वो अमाउंट मिला 1.8 लाख। ये फाइनेंस फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ एब्सॉर्ब करते हैं, डब्ल्यूआईपी में। तो यहाँ क्या एंट्री होती है, बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल। याद आ रहा है, निफ्टी नॉन निफ्टी में ऐसा किया है। तो ये इंकर्ड की फिगर है, ये एब्सॉर्ब की फिगर है। मैंने बोला था कि ये फिगर कहाँ लिखी जाएगी, फाइनेंशियल बुक्स में, और ये बुक कहाँ लिखी जाएगी, कॉस्ट के बुक्स में, मीन्स कॉस्ट शीट में। अब देखो ओवरहेड्स होंगे तो 1.8 लाख होंगे, ये वाले एब्सॉर्ब फिगर्स, अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड की बात करूं तो। जबकि वही फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड के फॉर्म में फाइनेंस में लिखे गए तो वो 2 लाख होंगे। बराबर है, ये अकाउंट पे से इतना तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं। अब मेरे को बताओ, अब वापस से यही कंपैरिजन करनी है हमको, कि चलो कॉस्ट में कम डेबिट हुआ जबकि फाइनेंस में ज्यादा डेबिट हुआ। कितने से, 20,000 से। कैसे 20,000, यहाँ डेबिट हुआ 2 लाख, यहाँ डेबिट हुआ 1.8 लाख। हम मान ले कि सपोज यही एकमात्र डिफरेंस है, दूसरा कोई फाइनेंशियल बुक्स एंड कॉस्ट बुक्स में डिफरेंस नहीं, ये सिर्फ ओवरहेड एब्सॉर्प्शन का ही डिफरेंस है। तो सोचो क्या होगा,
कॉस्ट के बुक्स कम डेबिट होने की वजह से उसका जो प्रॉफिट दिख रहा होगा वो ज्यादा होगा, जबकि फाइनेंस का प्रॉफिट में 20,000 ज्यादा डेबिट होने से फाइनेंस का प्रॉफिट कम होगा। अब हम ये प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट से, और हमको अचीव कौन सा करना है, कम प्रॉफिट। ज्यादा में से कम में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब बेसिकली ये क्या है, अंडर एब्सॉर्प्शन। 2 लाख इंकर्ड, एब्सॉर्ब 1.8, तो यहाँ जो डिफरेंस था 0.2, ये अंडर एब्सॉर्प्शन है। तो अंडर एब्सॉर्प्शन की रिकंसिलिएशन में क्या ट्रीटमेंट, कॉस्ट के प्रॉफिट से शुरू करें और फाइनेंस में पहुंचना है तो माइनस। ठीक है। तो यहां सपोज आपका 2 लाख प्रॉफिट हो एंड यहां पहुंचना हो तो यहां तो कम होगा, 20,000 से कम होगा। तो 2 लाख में से मैं 0.2 लाख माइनस करूँ तो इधर का प्रॉफिट 1.8 लाख आना चाहिए। अब 2 लाख से 1.8 लाख में पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20,000 से ये वाले प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। सो दैट इज हम ये प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं रिकंसिलिएशन में, कॉस्ट के प्रॉफिट से, और पहुंचना है फाइनेंस में। तो कॉस्ट से फाइनेंस में पहुंचने के लिए हमको ये अंडर एब्सॉर्प्शन को ऐसा माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया। अब चलो ऑपोजिट उदाहरण लेते हैं। ये एफ ओ एच सपोज ओवर एब्सॉर्ब है, मीन्स इंकर्ड है हमारा 2 लाख, बट एब्सॉर्ब है हमारा 2.4 लाख। हमारी कोई भी मेथड थी एब्सॉर्प्शन की, उसकी वजह से हमारा 2.4 लाख हुआ। तो भाई क्रेडिट साइड पे, मीन्स अब इसको आप समझे, ये अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है। क्रेडिट साइड पे एब्सॉर्प्शन लिखते हैं, डेबिट साइड पे इंकर्ड लिखते हैं। तो डिफरेंस कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। ये क्या है, ओवर एब्सॉर्प्शन। तो फाइनेंशियल बुक्स में चलो कितना लिखा होगा वो बताओ, एंड कॉस्ट बुक्स में कितना लिखा होगा वो बताओ। फाइनेंस बुक में हमने 2 लाख लिखे होंगे, यहाँ 2.4 लाख लिखे होंगे। हाँ, 2.4, अरे हाँ उल्टा है। हाँ, पहला कॉस्ट है, एक मिनट, उल्टा उल्टा है। कॉस्ट में कितना 2.4 होगा, और फाइनेंस में कितना है, 2 लाख है। अब सोचो कॉस्ट में डेबिट ज्यादा है, इसकी वजह से कॉस्ट का प्रॉफिट कैसा, कम, जबकि फाइनेंस में डेबिट कम। फाइनेंस में डेबिट कम तो फाइनेंस का प्रॉफिट कैसा है, ज्यादा। अब ये कम प्रॉफिट में से ज्यादा प्रॉफिट में जाना हो तो प्लस करना पड़ता है। ठीक है। सो दैट इज वाई कितने से प्लस करूं, 2 ये यहाँ चलो 1 लाख प्रॉफिट है तो कितने से मैं प्लस करूं तो यहाँ के प्रॉफिट पे पहुंचूंगा। तो ये सिर्फ यही डिफरेंस हो तो मैं 0.4 लाख से उसको प्लस कर लूं तो फाइनेंस का प्रॉफिट 1.4 लाख हो जाए। समझ में आ रहा है। तो ये आपको समझना है कि आपने कॉस्ट में ये ट्रीटमेंट दी है एंड उसकी वजह से कॉस्ट का कुछ प्रॉफिट आया हुआ है, जबकि आपको अचीव क्या करना है, फाइनेंस का प्रॉफिट। तो फाइनेंस के प्रॉफिट अचीव करने के लिए फाइनेंस वाली ट्रीटमेंट दी जाएगी। अब ऑलरेडी कुछ ट्रीटमेंट हो चुकी है, जैसे 2 लाख में, 2 लाख एंड 2.4 लाख में 2 लाख की ट्रीटमेंट फाइनेंस में ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब कितनी ट्रीटमेंट बाकी है, 0.4 की, तो 0.4 की ट्रीटमेंट दे दो, ये डेबिट कर दो तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। सॉरी, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, जबकि फाइनेंस का प्रॉफिट कैसा है, ज्यादा है। ज्यादा आना चाहिए, बट कम में से, अब देखो कम प्रॉफिट है इधर, और कम में से ज्यादा में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। फाइनेंस का कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा ना, ज्यादा डेबिट हुआ इसलिए कॉस्ट का प्रॉफिट कम है। यहाँ कम डेबिट हुआ तो ये प्रॉफिट ज्यादा है। अब हम शुरू यहां से कर रहे हैं, यहां से यहां पहुंचना है, कम प्रॉफिट में से ज्यादा प्रॉफिट में पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट प्लस कर देनी पड़ेगी। बराबर। तो दिस इज हाउ द लॉजिक इज, अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन का ये लॉजिक। समझ में आया। अंडर में माइनस क्यों करते हैं, ओवर में प्लस क्यों करते हैं, उसका लॉजिक विद दिस एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन। बाकी याद रखने के लिए बड़ी सिंपल चीज है, अंडर है तो माइनस, ओवर है तो प्लस, सिंपल। बट लॉजिक ही है। बराबर। अब आपको कुछ सम में ऐसा आएगा कि आपको है ना डेप्रिसिएशन दिया जाएगा कि भाई फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन है 20,000, बट कॉस्ट के बुक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन है 18,000। अब डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द ओवरहेड, इट कैन बी फैक्ट्री, एडमिन, एसएनडी, कोई भी, बट ओवरहेड है। फाइनेंशियल बुक्स में डेप्रिसिएशन कितना है, 20, एंड कॉस्ट में कितना, 18। तो कॉस्ट में कम डेबिट हुआ, डेप्रिसिएशन इज ओवरहेड, तो कॉस्ट में 18,000 है। सो कॉस्ट में कम डेबिट हुआ तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, जबकि फाइनेंस में ज्यादा डेबिट हुआ, फाइनेंस का प्रॉफिट कम। ज्यादा में से कम में आना हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। बट उसको अलग तरीके से सोचे तो ये क्या है, अंडर एब्सॉर्प्शन है, क्योंकि फाइनेंस में इंकर्ड फिगर लिखते हैं तो 20,000 इंकर्ड फिगर है, जबकि कॉस्ट में एब्सॉर्ब फिगर है 18,000। तो इंकर्ड ज्यादा है, एब्सॉर्ब कम है।
तो इट इज अंडर एब्सॉर्प्शन। अंडर एब्सॉर्प्शन की ट्रीटमेंट क्या है? माइनस। बराबर है। तो दोनों तरीके से ये जो लॉजिक आपको मैंने बताया वो एक्सप्लेन होगा, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमको आइडिया होना चाहिए। बट मैं समझा रहा हूँ कि हमको हमेशा कहाँ से शुरू करना है? कॉस्ट के प्रॉफिट्स। अगर आपने फाइनेंस के प्रॉफिट से चालू किया, ये सभी ट्रीटमेंट की साइन चेंज हो जाएगी। जहां प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो आपको कुछ अलग तरीके से नहीं सोचना है। आपको भले, चलो कुछ कुछ बार कैसा होगा मालूम है, कोई समय फाइनेंस का प्रॉफिट ऑलरेडी दे देंगे, एंड फिर आपको रिकंसाइल करके कॉस्ट का प्रॉफिट ढूंढना होगा। और हमारे सीक्वेंस में तो कॉस्ट ऊपर है फाइनेंस नीचे है स्टेटमेंट में। तो वो जो अचीव करना है वो दे दिया है, तो हमको फिर रिवर्स स्टेटमेंट में जाना है। लिखना तो सेम ही है, बट रिवर्स ट्रीटमेंट जानी है। मीन्स ये फाइनेंस प्रॉफिट में जो सीक्वेंस में टॉप टू बॉटम में माइनस है वो प्लस करना है, प्लस है वो माइनस करना है, ऐसा करके रिवर्स करके कॉस्ट का प्रॉफिट ढूंढना है। हमको चेंज नहीं होना है, हमारा फॉर्मेट यही रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? एक तो हमको यही फॉलो करना है आगे जाके इंडस्ट्री में। दूसरी बात कि अलग अलग फॉर्मेट्स याद रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एक में एक जगह भी प्लस की जगह माइनस हो गया ना, आपका जवाब गलत आएगा। और ये कैश मार्क वाला चैप्टर। ठीक है। Now, last treatment is under oblique overvaluation of opening oblique closing stock. अब है ना, इसकी ट्रीटमेंट में इधर लिखता हूं, एंड फिर यहां लास्ट में लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। अब यहां एक टेबल बना रहा हूं। एक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड एक है अंडर ऑब्लिक ओवर। ऐसे चार शब्द है ना टोटल। या तो अंडर एंड ओवर, या ओपनिंग एंड क्लोजिंग। या तो आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर कोई बंदा ऐसा लिखे बाय मिस्टेक, इधर ओपनिंग क्लोजिंग लिखे, यहाँ अंडर ऑब्लिक, यहाँ ओवर। अब ये दो में से कोई भी एक फॉर्मेट आप फॉलो करो, याद ना रहे तो कोई भी करो। याद क्या रखना है मालूम? माइनस प्लस प्लस माइनस। कुछ भी आप ये फॉलो करो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कुछ भी, ये याद रखना। अब सर क्यों? ये तो आपने एक जड़ नियम बना दिया, गोला मेथड। ये गोला मेथड नहीं है, परफेक्ट लॉजिक के बेस पे डिराइव हुआ एक फाइनल कंक्लूजन है। बट वो लॉजिक मेरे को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। जब तक वो लॉजिक आपको नहीं मालूम है, तब तक आपको ऐसा लगेगा सर प्लस प्लस माइनस, आप सर्किट बना रहे हो ऐसा लगेगा। बट ये सर्किट नहीं है, ये परफेक्ट लॉजिकल पार्ट है। अब समझिएगा ध्यान से। हमको ये याद रखना है, माइनस प्लस प्लस माइनस, एंड ये ट्रीटमेंट कहाँ देनी है? तो रिकंसिलिएशन ट्रीटमेंट चालू हुआ, टॉप में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट है। पहले आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंस ओनली प्लस किया, आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंस ओनली माइनस किया, अंडर एब्सॉर्प्शन माइनस किया, ओवर एब्सॉर्प्शन प्लस किया। ठीक है, इतना हो चुका है। अब ये लास्ट वाली ट्रीटमेंट। अब सपोज ये फाइन ये कॉस्ट का बुक है, ये फाइनेंस का बुक है, एंड अब मैं सिर्फ एक चीज की बात करता हूं, वो है स्टॉक। एंड उसमें भी अभी राइट नाउ ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। किसका ओपनिंग स्टॉक? सर आपको जो पसंद आए वो ले लो। ओपनिंग स्टॉक आपको फैक्ट्री का पसंद, सॉरी रॉ मटेरियल का पसंद आए, डब्ल्यूआईपी का पसंद आए, फिनिश, जो भी, सभी के लिए सेम मेथड है, क्योंकि सभी डेबिट होते हैं। बराबर। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक किसी का भी, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, तीन में से किसी का भी हो, सभी की सेम ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट है? कि सपोज कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक एंड फाइनेंस में ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट का ओपनिंग स्टॉक सपोज 1 लाख है, अभी हम अंडर वैल्यूएशन ढूंढते हैं। एंड फाइनेंस का ओपनिंग स्टॉक है सपोज 1.2 लाख। अब चलो दोनों को कंपेयर करें तो किसका स्टॉक अंडर वैल्यूड है?
कॉस्ट का। सपोज ये दो, एक फाइनेंशियल बुक्स का ओपनिंग स्टॉक है, किसी का भी, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड, या फिर तीनों की कंबाइंड फिगर। ओपनिंग स्टॉक इज अ कॉमन टाइटल, उसके अंदर रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, इंडिविजुअल जो है, सबका मिला के कंबाइंड फिगर है 1 लाख। फाइनेंशियल बुक्स में 1.2 लाख है, कॉस्ट के बुक्स में 1 लाख है। बराबर है, ऐसे ट्रीटमेंट है। अब इसको हम क्या बोलेंगे अगर मैं वैल्यूएशन की भाषा में बोलूं, तो ओपनिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट इज अंडर वैल्यूड। तो मैं ये जो अंडर या ओवर वैल्यूड शब्द यूज कर रहा हूं ना, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉस्ट है, तो ये मेरे को यहां सिर्फ लिख देना है, अंडर ऑब्लिक ओवर वैल्यूएशन ऑफ ऑब्लिक ओपनिंग ऑब्लिक क्लोजिंग स्टॉक। बट यहां मेरे को बहुत क्लियरली लिखना है, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ कॉस्ट बुक्स, कॉस्ट के बुक्स के एंगल से। अब चलो मैं बोलूं कि सर ये तो अंडर वैल्यूएशन है, बट कोई बोले नहीं सर ये ओवर वैल्यूएशन है। दोनों सही है, क्योंकि मैं अंडर वैल्यूएशन कॉस्ट के एंगल से बोल रहा हूँ, वो ओवर वैल्यूएशन फाइनेंस के एंगल से बोल रहा है। तो मेरा एंगल कौन सा होना चाहिए? कॉस्ट का। तो पहले बहुत क्लियर हम एंगल कर लेते हैं कि कौन से एंगल से पढ़ना है, बाकी लोचा हो। तो अंडर वैल्यूएशन का मीनिंग कॉस्ट में वो स्टॉक की वैल्यू कम होनी चाहिए, बस, कॉस्ट बुक्स। ओवर वैल्यूएशन का मीनिंग कॉस्ट में उसकी वैल्यू, वो कोई भी स्टॉक हो, ओपनिंग क्लोजिंग या रॉ मटेरियल डब्ल्यू, ओवर वैल्यू मीन्स कॉस्ट में ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू मीन्स कॉस्ट में अंडर वैल्यू। ठीक है। अब चलो, अंडर वैल्यूएशन है कॉस्ट में। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है? अब सीधा आप दूसरे, आप सोचो, सपोज डिफरेंस इसी का है, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है, रिकंसिलिएशन, एंड कॉस्ट का प्रॉफिट 1 लाख है। कितना है? 1 लाख प्रॉफिट कॉस्ट का। एंड वो 1 लाख क्यों है? तो भाई कॉस्ट के अंदर रेवेन्यू, खर्चे सब माइनस करके नेट प्रॉफिट आ रहा है, और उसमें पर्टिकुलरली दूसरे सभी चीजें सेम है, सिर्फ ये चीज का डिफरेंस है, फाइनेंस और कॉस्ट में। तो कॉस्ट में कम डेबिट, 1 लाख है, 1.2 लाख में क्या है? कॉस्ट में कम डेबिट, कॉस्ट में कम डेबिट, जबकि फाइनेंस में ज्यादा डेबिट। तो फाइनेंस का प्रॉफिट के, कॉस्ट में कम डेबिट तो कॉस्ट का प्रॉफिट कैसा होगा? ज्यादा। फाइनेंस में ज्यादा डेबिट तो फाइनेंस का प्रॉफिट कैसा होगा? कम। ज्यादा में से कम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। ज्यादा में से कम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस आ रहा है ये। अब यहां देखो, यहां ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन, वो भी माइनस ही आ रहा है। आप जो चीजें हमने वर्टिकली लिखी है वो अब हॉरिजॉन्टली दूसरे में लिख दे तो भी ट्रीटमेंट तो यही आ रही है, साइन माइनस का ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये एक चीज समझ में आ गई, ये 4 मुद्दे समझाने, उसमें एक आ गया। अब दूसरा, ओपनिंग स्टॉक को ही खत्म करते पहले। ये अंडर वैल्यूएशन था ना, अब उसको ओवर वैल्यू कर देते हैं, फिगर्स को चेंज। ये 1.2 करो और ये 1 करो। बताओ, अब कॉस्ट में क्या हुआ? ज्यादा डेबिट हुआ। इट इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, तो कॉस्ट में ज्यादा डेबिट हुआ, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कैसा होगा? कम। जबकि फाइनेंस में कम डेबिट हुआ, तो फाइनेंस का प्रॉफिट कैसा होगा? ज्यादा। कम में से ज्यादा जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, उसका ओवर वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन क्या साइन है? प्लस। यहां देखो, ये ओपनिंग स्टॉक इधर देखो, एंड ओवर वैल्यूएशन इधर देखो, तो साइन क्या आ रहा है? तो आप टॉप टू बॉटम देखो या लेफ्ट टू राइट देखो, साइन सेम जा रही है। तो आपसे मिस्टेक हो जाए ना, अंडर का मीन्स अंडर ओवर इधर रो में लिखा हो, और आप बाय मिस्टेक इधर कॉलम में लिख दे, एंड ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ यहाँ कॉलम में था, यहाँ आप बाय मिस्टेक रो में लिख दे, बट आपको माइनस प्लस प्लस माइनस मालूम है ना, तो आपकी ट्रीटमेंट तो सेम ही आएगी। मैं आज के दिन में भी इवन फाइनल के स्टूडेंट्स को भी ये रिकंसिलिएशन आता है कॉस्ट ऑडिट में, उनको बोलता हूँ आप है ना, ये आप लिख दीजिएगा, ऐसा है बस। कहाँ लिखेगा? पेपर में लिखेगा पेंसिल से। फिर आपको जो सेट करना है करो, यहाँ अंडर लिखना है, ओवर लिखना है तो यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, या फिर यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग लिखना है तो यहाँ अंडर या ओवर लिखो, साइन यही रहेगी। फिर आपके सामने सम होगा, चेक करो, ट्रीटमेंट दो, मिस्टेक नहीं होगी कभी। लॉजिक समझ में आ गया ओपनिंग का? अब मैं क्लोजिंग के लॉजिक पे जाऊं, ठीक है?
सो अब ये ओपनिंग स्टॉक का किस्सा खत्म। अब बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की। चलो यहां फिगर है 1 लाख, यहां है 1.2 लाख। अब क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कोई भी जगह हो, फाइनेंस या कॉस्ट, क्रेडिट होता है। ठीक है। अब फाइनेंस में एंड कॉस्ट में क्या इंपैक्ट आएगी? सपोज कॉस्ट का प्रॉफिट है 1 लाख। यहां से शुरू करते हैं, हमको कॉस्ट का प्रॉफिट दिया होता है नॉर्मली। अब मेरे को बताओ, कॉस्ट बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? कॉस्ट बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। कॉस्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ओके। कितने से अंडर वैल्यूड है? 20,000 से। कितनी अमाउंट से? 20,000 से। 20,000 से क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट के बुक्स में अंडर वैल्यूड है। बराबर है। अब उसका मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि कॉस्ट में क्रेडिट कम हुआ, इसकी वजह से कॉस्ट का प्रॉफिट कम है। जबकि फाइनेंस में क्रेडिट ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा है। कम में से ज्यादा में जाना हो तो प्लस करना पड़ेगा। चेक कर लो, साइन प्लस होगी। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। एंड यहां देखो, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। ठीक है। प्लस साइन का लॉजिक समझ में आया? चलो अब दूसरा। अब हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू की बात। अंडर वैल्यू देख लिया, अब ओवर वैल्यू का उदाहरण लेते हैं। चलो, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू इन कॉस्ट, तो यहां सपोज क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, यस, 1.2 लाख, एंड यहाँ 1 लाख। ठीक है। इसको मैं बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, यही बाकी है ना हमारा, क्लोजिंग ओवर। तो कॉस्ट के बुक्स में चलो, क्लोजिंग स्टॉक कितने से ओवर वैल्यू है? 20,000 से। ओके। अब उसका मीनिंग क्या? कॉस्ट में क्रेडिट ज्यादा, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा। जबकि फाइनेंस में क्रेडिट कम, तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम। ज्यादा में से कम में आना हो तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। बस, तो ये साइन देख लो, साइन क्या है? माइनस। यहां भी क्लोजिंग स्टॉक में ओवर वैल्यू की साइन क्या है? देखो, माइनस। तो यहाँ जो टॉप टू बॉटम है वो यहाँ लेफ्ट टू राइट है। समझ में आ गया? तो गलती से भी गलती नहीं होगी इधर। बट इतना याद रखना पड़ेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस। हम नॉर्मली लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, पहली लाइन में माइनस प्लस, नेक्स्ट लाइन में प्लस माइनस, बस। आजू बाजू का आप एडजस्ट करो। कौन आदमी गड़बड़ करेगा बताओ? कोई अंडर इधर लिखे, ओवर इधर लिखे, ओपनिंग इधर लिखे, क्लोजिंग इधर लिखे, वो वो गलती करेगा। समझ में आ रहा है? अभी ओपनिंग क्लोजिंग लिखना है तो बाजू बाजू में लिखो भाई। यहां लिखो ओपनिंग क्लोजिंग, या फिर यहां लिखो ओपनिंग क्लोजिंग। एक तरफ ओपनिंग, उस राइट साइड पे कॉलम में क्लोजिंग, ऐसा लिखो तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो गलती किसकी होगी? यही आदमी गलती कर सकता है इसमें, बाकी आपकी जानबूझ के भी गलती नहीं होगी। बराबर है। तो एंगल क्लियर कट लिखा है कि ये हमको किसके एंगल से पढ़ना था? फाइनेंस के एंगल से कि कॉस्ट के एंगल से? ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस रिकंसिलियेशन इज। अब ये फॉर्मेट के अंदर रहेगा। अब है ना, आप स्टैंडर्ड रिकंसिलियेशन के फॉर्मेट देखिएगा कोई भी रेफरेंस बुक में, और उसमें आपको एक दो चीजें और मिल जाएगी ये चार के अलावा। क्या लिखेंगे मालूम है? आइटम्स डेबिटेड इन कॉस्ट ओनली। हमने ऊपर क्या लिखा था? आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंस ओनली, फिर आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंस ओनली, ये दिखा है? अब कुछ ऑथर्स लिख रहे, आइटम्स डेबिटेड इन कॉस्ट ओनली एंड आइटम्स क्रेडिटेड इन कॉस्ट ओनली। मेरे को बताओ, आपको कॉस्ट शीट मालूम है? पूरा डेबिट क्रेडिट क्या आता है?
क्रेडिट साइड पे कॉस्ट शीट में क्या आता है? अगर उसका अकाउंट बना ले तो सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आते हैं तीनों, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, इसके अलावा कुछ आता है? नहीं। चार चीजें गिन के आती है, सेल्स, स्टॉक एंड सेल ऑफ स्क्रैप, ये दोनों का, बराबर। ये तीन ही बोले तो, आइडियली बोले तो तीन। अब ये चीज फाइनेंस में नहीं आती, सेल्स भी फाइनेंस में क्रेडिट होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी फाइनेंस में हो जाता है, एंड सेल ऑफ स्क्रैप भी उधर मिसलेनियस इनकम या ऐसा गिन के आप फाइनेंस में क्रेडिट ही करते हो। चलो, अब जो डेबिट वाली चीज है वो देखो कॉस्ट शीट में। बट इससे इतना कंक्लूजन आपका क्लियर माइंड में बैठेगा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कॉस्ट में क्रेडिट हो एंड फाइनेंस में क्रेडिट ना हो। सभी चीजें जो कॉस्ट में क्रेडिट है वो फाइनेंस में क्रेडिट होती ही होती। अब दूसरा, चलो जो कॉस्ट में डेबिट है एंड फाइनेंस में डेबिट ना हो, ऐसी आइटम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। चलो, कॉस्ट में डेबिट क्या होता है? ओपनिंग मटेरियल मीन्स डायरेक्ट मटेरियल आता है, सब रॉ मटेरियल कंज्यूम समझ लो ना। तो रॉ मटेरियल दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, इधर डेबिट होता है तो फाइनेंस में वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। चलो फिर डायरेक्ट वेजेस, तो फाइनेंस में वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो भी उधर ट्रेडिंग में। चलो फैक्ट्री ओवरहेड वो भी उधर, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट होते हैं। चलो एडमिन ओवरहेड तो वो भी उधर पीएनएल में डेबिट होते हैं। एस एन डी ओवरहेड वो भी उधर पीएनएल में डेबिट होते हैं। तो जितना भी कॉस्ट में डेबिट हो रहा है वो तो फाइनेंस में हो ही रहा है। एंड अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है वो अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन का, तो उसकी ट्रीटमेंट तो हमने ऊपर देख ली है। बट कोई आइटम ऐसी नहीं है कि फाइनेंस में डेबिट है एंड कॉस्ट में डेबिट नहीं है, या कॉस्ट में डेबिट है एंड फाइनेंस में डेबिट नहीं है। सभी चीजें जितनी कॉस्ट में आती है ना वो तो फाइनेंस में आती ही आती। फाइनेंस में कुछ एडिशनल ऐसी चीजें हैं जो कॉस्ट में नहीं आती। बट कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आइटम्स डेबिटेड इन कॉस्ट ओनली या आइटम्स क्रेडिटेड इन कॉस्ट ओनली। बट ये लोग एक शब्द पर अटके बैठे। सर, एक शब्द नहीं आता नोशनल इनकम? नोशनल इनकम मीन्स इनकम विच इज नॉट रियल, इट इज अ नोशनल। हाँ, वो मैंने कॉस्ट समझाते समय या बेसिक कॉस्ट का डिस्कशन करता था तो नोशनल कॉस्ट एंड नोशनल इनकम, ये दोनों चीजों को कंसेप्चुअली समझाया है कि व्हाट इज नोशनल कॉस्ट, जो रियल नहीं है ऐसी कॉस्ट। जैसे कि सपोज ये हमारी जगह है, अब हम इसका रेंट डेबिट करें हमारे ही बुक्स में, तो भाई मैं इधर पढ़ा रहा हूं और मैं अपनी ही सैलरी डेबिट करूं, तो अभी ये खर्चा नहीं। अब मैं सपोज सीए की या सीएमए की प्रैक्टिस करूं और मैं मेरा जीएसटी का रिटर्न भरूं, एंड उसका जो खर्चा हो रहा है, अब जीएसटी रिटर्न का क्या खर्चा हो रहा है, बाहर दूसरी फर्म में कराओ तो आपको खर्चा होगा, तो उतना खर्चा मेरे में डेबिट करूं तो चलेगा। ये नोशनल डेबिट है, बराबर है। नोशनल कॉस्ट मीन्स नॉट रियल कॉस्ट, एंड उसको बहुत डिस्क्लेमर के साथ समझाना चाहिए कि नोशनल कॉस्ट एंड नोशनल रेवेन्यू सिर्फ डिसीजन मेकिंग पर्पस काम में आते हैं, कभी भी बुक्स में डेबिट या क्रेडिट नहीं होते, वेदर इन फाइनेंस नॉट इन अ कॉस्ट, नाइदर नॉट, कहीं भी नहीं। बुक्स में डेबिट नहीं होते, बुक्स में क्रेडिट नहीं होते, वो नेशनल कॉस्ट और नेशनल रेवेन्यू। अब है ना, कुछ ऑथर ऐसा मान के बैठे नहीं कॉस्ट में तो नोशनल कॉस्ट का कंसेप्ट आता है ना, तो उसका मीनिंग कॉस्ट के बुक्स में नोशनल कॉस्ट डेबिट होती होगी। मेरे को दिखाओ तो सही, कॉस्ट शीट में कौन सी नोशनल कॉस्ट डेबिट करी आपने? मटेरियल खरीदा नोशनल कॉस्ट है, वेजेस पे किया नोशनल कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस नोशनल कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, एसएनडी ओवरहेड नोशनल है? नो। तो ऐसा एक बात एक भी तो है नहीं। बट जो ऑथर है ना वो कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, उसको तो क्या, जहां ना पहुंचे रवि ત્યાં पहुंचे कवि। जितने भी ऑथर्स है उनको मैं कवि ही बोलता हूँ, एंड नॉन प्रोफेशनल ऑथर्स। पर सर डॉक्टरेट, पीएचडी किस में? कॉस्ट में है तो बोल तो मानूंगा। उसमें भी कौन सी जगह, कॉस्ट में भी कितने एरियाज है? जिसमें तू एक्सपर्ट है वो मैं मानूंगा, बट जहां तू नहीं है फिर मैं तेरा क्यों मानूं? अब मैं कल से आपको मेडिकल एडवाइस देने लगू, अच्छा बीमार हो, अच्छा ये गोली, पीली गोली ले लो, ये रंग। सर आपका एरिया कॉस्टिंग का है, कॉस्टिंग की बात करो, है ना, मेडिकल में मत घुस। तो सिंपल बात है, मेरा एरिया कॉस्टिंग है तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स का पीएचडी क्या कर रहा है? वाई ही इज कॉमेंटिंग इन माई एरिया? सिंपल, माई एरिया मीन्स लेटर ऑन आपका भी यही एरिया है, सिक्का लगने की बारी है बस। सीएमए का सिक्का लगा फिर आप बोलोगे ना तो लोग मानेंगे, हाँ कॉस्टिंग में ये सीएमए बोल रहा है तो होगा कुछ, सही होगा। मानेंगे लोग।
और आपको भी बोलना है तो सोच के ही बोलना है। मैं जब अभी बोल रहा हूँ ये, तो मैं कॉस्ट ऑडिटेड बुक्स देखी हुई है मैंने, कहीं भी कोई नोशनल कॉस्ट डेबिट नहीं होता। कल मैंने फॉर्मेट दिखाया था आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का, कहीं भी एक भी जगह नोशनल आइटम्स डेबिटेड नहीं है। मेरे पढ़ाने के रेंज में आता है ये कॉस्ट ऑडिट। सभी स्टेटमेंट में पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक एक आइटम में समझा रहा हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आई नो एवरीथिंग, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम टेलिंग कि नोवेयर नोशनल कॉस्ट इज डेबिटेड। नोशनल कॉस्ट कहाँ आप कंसिडर करते हो मालूम है? याद करो आप, डिसीजन मेकिंग जब पहुंचोगे ना, ग्रुप 2 में आओगे, अभी ग्रुप 1 में हो, मार्जिनल कॉस्टिंग चला नहीं है, बट जब भी डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट आएगा, उसमें भी एक कंसेप्ट आता है रिलेवेंट कॉस्ट। वो भी एक ही सम में उल्लेख है इंटर में, ग्रुप 2 में। बाकी फाइनल में पूरा चैप्टर आता है रिलेवेंट कॉस्ट। वहां मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिलेवेंट कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, और वहां डिसीजन लेते समय आप उसको ध्यान में रखते हैं, बाकी कहीं नहीं। तो भाई ये गुजराती में बोलो तो वगो वायलो मुद्दो है। मीन्स कुछ ऑथर्स ने ये मुद्दे पे लिखना चालू किया, एंड फिर क्या, एक ऑथर ने लिखा तो दूसरा वही लिखेगा। दूसरा ऑथर क्या करता है मालूम है? पहला ऑथर कितना पुराना है उस पर भरोसा करता है, ये तो पुराना है सर, सोच के ही लिखा होगा। अब पुराने वालों ने बहुत सोचा होगा तो विज्ञान की उन्नति कैसे हुई होगी? है ना, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है? पुराने लोगों का ही मान के चलना है तो आप क्यों साइंटिफिक खोज कर रहे हो ना, तो उसका मीनिंग पुराने लोगों का कुछ ढूंढना बाकी था भाई, तो उसमें आप आगे बढ़ रहे हो। तो मैं तो कभी ऐसा नहीं मानता कि कुछ जो सबसे पुराना ऑथर है उसकी बुक का कॉपी करके लिख दो, उसने सही लिखा होगा। आप देखो क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, आप देखो उसके रिलेटेड लॉ क्या बता रहा है, उसके रिलेटेड फॉर्मेट क्या है, उसमें जो हो रहा है ना वो चल रहा है, और वो सीखना है। उसके अलावा आप फिर मन दड़ंग बातें करोगे, वो नहीं चलेगा। सो दैट इज वाई वो दो आइटम में कभी लिखाता नहीं हूँ। आइटम्स डेबिटेड इन कॉस्ट ओनली एंड आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंस कॉस्ट ओनली, ये मैंने तो कभी नहीं देखी। आपको दिखे तो दिखा देना, है ना, आप कॉस्ट ऑडिट करने जाओगे लेटर ऑन आर्टिकलशिप में, तो कुछ दिखे तो दिखाना। मैंने तो नहीं देखा है, आपको भी नहीं दिखेगा। जो है ही नहीं उसको देखने का ट्राई मत करना, है ना। नहीं सर, हमने सुना है ना कि दोज हु कैन सी इनविजिबल कैन डू इम्पॉसिबल। जो अदृश्य को देखते हैं वो असंभवित काम करते हैं, तो वो जो नहीं है मैं देख रहा हूँ, तो भाई तू ड्रीम में है ना, जो नहीं है वही देख रहा है तो बराबर। उसको कौन से सेंस में समझना है कि कुछ कुछ चीज में लॉ में डायरेक्ट चीजें नहीं लिखी होती, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है। जैसे लॉ में कोई जगह पे आपको बोला है शुड, बस बट उसका मीनिंग निकालना है मस्ट, तो कौन से सेंस में क्या लिखा है उसका मीनिंग क्या होगा, वो आपको समझ। आपके घर में सपोज पापा एकदम गुस्से में बैठे हो ड्राइंग रूम में, एंड फिर आप पहुंचो, पापा कैसे हो, हाय हेलो, हाय डैड, हाउ आर यू, व्हाट्सअप ड्यूड, डैडा, आजकल बोलते हैं ऐसा। और आपके डैडी, फादर, डैडा, जो भी आप बोलते हो, वो बोले प्लीज गो इन टू द योर रूम, फिर क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि भाई तू अभी अंदर जा, बाकी पीटेगा, है ना, शब्दों से या हाथों से। तो आपको समझना है। अब यहाँ बेटा आप अंदर के रूम में बैठो, उसका क्या मीनिंग समझो। ऑप्शन दिया है या ऑर्डर दिया है? ऑर्डर है ना, कुछ चीजों को समझना चाहिए। एक मिनट, चलो। सो अब रिकंसिलिएशन के फॉर्मेट में कोई डाउट है? चलो तो देख लो, एक बार ध्यान से देख लो इसको, इतने ध्यान से देख लो कि आपके मन में ये अंकित हो जाए, फिर मैं पूछूंगा। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चलो सबसे पहली चीज क्या है उसके अंदर? आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंस ओनली। दूसरी क्या है? आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंस ओनली। तीसरा क्या है? अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉर्प्शन। चौथा क्या है? अंडर ऑब्लिक ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। फिर क्या है? फिर तो टैली हो गया, है ना। इसके बाद क्या है? पांचवा है ही नहीं, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। चालू कहां से किया था? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। तो दिस इज योर रिकंसिलिएशन। देखो ये चैप्टर में जो भी पढ़ाना था, एंड जो भी आपका बीकॉम का लॉजिक जो नॉन क्लियर होगा वो करवाना था, वो मैंने कर लिया है। यू आर नाउ प्रोसेस्ड,
as far as logic is concerned. Now, demonstrations are still pending. Certain examples, 10 examples are there. और वो अभी डेमो कर रहे हैं, मीन्स करा रहा हूँ सभी सम्स. बट यहां तक कोई लॉजिकल सवाल हो आपका, एंड कोई मुद्दा जो मैंने लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया है वो ना समझ में आया हो, तो प्लीज पूछ लेना. हम अभी लॉजिक की नदी में सवार होके आए हैं. कोई तालाब में घुस गया हो तो बाहर निकलो, पूछ लो. लॉजिक की नदी में ही रहना है. क्लियर हो? कहीं भी कोई भी मुद्दे में इतना भी डाउट हो तो पूछ लो. फिर है ना, मौका मिलेगा, बाद में भी पूछने का मौका मिलेगा. ऐसा ही नहीं मैं ना बोलूंगा, बट फिर जिस टाइम पे जो करना है वो आपने किया नहीं, ऐसा माना जाएगा. अभी आपने खाना खा लिया पूरा और बीच में भूल गया अथाना खाना, तो घर से निकल के गाड़ी घुमा के वापस अथाना खाने जाओगे? आयुर्वेदिक खाते समय वो निकालना रह गया था. तो ऐसा होगा, फिर बीच में आप पूछोगे आगे जाके कोई एग्जाम्पल में, सर ये जरा, तो पढ़ाते समय मैं बोलूंगा फिर ध्यान कहाँ था भाई तेरा. तो चलो आगे बढ़ता हूँ. हाँ? चलो बुक्स ओपन करो. ये मॉड्यूल में से ही पढ़ना है, इसमें कोई मैं पैम्पलेट देने वाला नहीं हूँ. इसमें पैम्पलेट की जरूरत भी नहीं है. हाँ, एक चीज बतानी है, बता, एक मिनट. हाँ, बिफोर वी शिफ्ट टू द सम्स, एक चीज की फोटो खींच लो आप. मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, सो मैं वापस नहीं जा रहा हूँ उसमें. वो क्या लिखा है मैं बताता हूँ पहले. अरे रहने दे भाई. अरे ना, फोटो में मैं आऊँ तो ऐसे तो फोटो खींची मत, मेरा कॉपीराइट है ना. मेरे फोटो पे मेरा कॉपीराइट नहीं. एक मिनट भाई, उभो रे उतावળ ના કર, फोटो આનો પાડવાનો છે. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. अब है ना, ये जितने भी सम हम 10 करेंगे वो ये 5 टाइटल के अंदर कवर होंगे, इसी के अंदर. ठीक है, ये बाउंड्री बांध दी मैंने, उसके अंदर ही होगा जो होगा. अब पहली वैरायटी कैसे होगी मालूम, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाएगी. देखिएगा जरा ध्यान से. क्या होगा? इंफॉर्मेशन. सर इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? आपको कोई डेटा दिया होगा, एंड फिर उसके बेस पे सीधा ही रिकंसिलिएशन करना है. अच्छा ऐसा मीन्स ना कॉस्ट का प्रॉफिट ढूंढने का, ना फाइनेंस का. अरे दिया होगा सबको. देखो एक उदाहरण के तौर पे दिखा देता हूँ. ये रहा 13वां सम. आपको इन्फॉर्मेशन दी है, बस सीधा ही रिकंसिलिएशन बनाना है. देखो उसके नीचे. तो ऐसे ही सम होते हैं ना? नहीं भाई, ऐसे नहीं होते. ये एक वेराइटी है, दिस इज वन वेराइटी. अब दूसरे सम कैसे होंगे मालूम है? जिसमें एक, अब सेकंड वेराइटी पे जा रहा हूं. दूसरे में क्या होगा? कॉस्ट शीट दे देंगे आपको, फिर कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन देंगे जो थोड़ी फाइनेंस के रिलेटेड होगी, एंड फिर बोलेंगे कि सबसे पहले फाइनेंशियल पीएनएल बनाओ एंड फिर रिकंसिलिएशन करो. कॉस्ट का तो आपको दिया हुआ है, फाइनेंस के रिलेटेड सिर्फ एडजस्टमेंट्स दिए थे, तो एडजस्टमेंट का यूज करके फाइनेंशियल प्रॉफिट ढूंढ लो. उसके लिए फाइनेंशियल पीएनएल अकाउंट बनाओ एंड फिर रिकंसिलिएशन. तो ये दो दिया है, कॉस्ट शीट एंड इन्फॉर्मेशन. उसके बेस पे पीएनएल बनाओ आप, फाइनेंशियल पीएनएल, एंड फिर रिको करो. रिको स्टैंड्स फॉर रिकंसिलिएशन. चलो तीसरी वेराइटी, इससे उल्टा होगा. कॉस्ट शीट एंड इन्फॉर्मेशन थी ना, यहाँ पीएनएल एंड इन्फॉर्मेशन देंगे. मीन्स अब इन्फॉर्मेशन किसकी होगी? कॉस्ट शीट की होगी, कॉस्ट शीट रिलेटेड. तो फाइनेंशियल पीएनएल दिया है, अब कॉस्ट शीट आप बनाओ एंड फिर फाइनेंस प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्रॉफिट को रिकंसिल करो. सो आपको बनाने का क्या होगा? आपका काम क्या आएगा? आप कॉस्ट शीट भी बनाओ एंड रिकंसिलिएशन भी. अब ये सबसे लंबी वैरायटी है, चौथी. सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बेस पे सबसे पहले फाइनेंशियल पीएनएल या फिर कॉस्ट कॉस्ट शीट, ये दोनों में से कोई एक पहले बनाओ, दूसरा बाद में बनाओ. मीन्स आप कॉस्ट शीट बना लो, पीएनएल बना लो और फिर रिको करो. ट्रिपल मेहनत. फाइनेंशियल पीएनएल बनाओ, कॉस्ट पीएनएल बनाओ एंड फिर रिको बनाओ. एंड लास्टली वेराइटी क्या होगी मालूम है? ये तीनों दे देंगे, कॉस्ट शीट भी देंगे, पीएनएल भी देंगे, और कुछ एक्स्ट्रा हिंट के लिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी देंगे. एंड अब बोलते हैं अब रिकंसिलिएशन में. अब मोस्टली आपके जितने भी सम्स है ये 5 में ही कवर है. बट है ना, कुछ ईगो नहीं रखने का, है ना. बाद में यहाँ आपको लिख देने का एनी अदर. क्योंकि कुछ लोगों को अब ये क्या होता है, मैंने बोला है, मैंने बाउंड्री बांध दी है, इसके अंदर ही होगा, मैंने बोल दिया, अब सर को गलत ठहराना है बस. एंड फिर एक सम क्रिएट कर दिया किसी ने कि जिसमें ये 5 के अलावा का दिया हो डेटा,
एंड फिर भी रिकंसिलिएशन बना, तो भाई आपको रिस्पेक्ट है, मैं, है ना। ऐसा कुछ बनाओ, फिर भी रिको तो हो ही जाएगा। आप है ना सवाल कुछ भी लेके आना, मैं रिको करके दे दूंगा, बराबर। बट ये मोस्टली मैंने जो ढूंढा हुआ है ये 5 में आता है, ठीक है। सो ये 5 टाइप के सम्स आपको मोस्टली आएंगे, एंड छठा कोई बनाएगा तो आएगा। हमारा काम तो रिको सॉल्व करने का है, कर लेंगे, बराबर है। अब एक और चीज, कुछ रह जाता है इधर, तो जरा देख लो ना, मैंने इधर कुछ 8-9 आइटम्स लिखी है, कुछ रह गया है। डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम, सब्सिडी, एबनॉर्मल गेन, शेयर ट्रांसफर फीस, रेंट, एनी अदर, आई थिंक सब कुछ आ गया है। हाँ, सब्सिडी लिखी है, लिखी। फिर आइटम्स डेबिटेड में इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, बैड डेप पेड, हाँ बैड डेप नहीं लिखा है मैंने। फिर डिविडेंड पेड, एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गुडविल, रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये नहीं लिखा है, देखो। आप लिखो दो तो, अगर अपना आपने लिखा है अगर फॉर्मेट अभी, तो ये दो चीजें ऐड कर दो, बैड डेप्ट ऐड कर दो, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर दो। फिर हाँ देखो, ये मुद्दा रह गया भाई, लिखो लिखो ये, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में डेबिट होता है, कॉस्ट बुक्स में कभी भी कैश डिस्काउंट डेबिट नहीं होता है। क्यों सर? कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में डेबिट होता है, कॉस्ट में नहीं होता। बाय द वे, थोड़ा आपको अकाउंटिंग से समझाता हूँ, कैश डिस्काउंट होता क्या है एंड क्यों करते हैं। सपोज मैंने आपको गुड्स बेच दिया क्रेडिट पे, तो क्या एंट्री करूंगा? नाम बताओ अपना। मानव। तो तू मानव बोलता है, मेरे को मारू है, क्यों? आई डोंट नो। मानव। अब सपोज मैंने मानव को गुड्स बेचा, क्या एंट्री होगी? मानव टू टू सेल्स, मानव टू सेल्स, मीन्स मानव लिमिटेड, मानव एलएलपी, जो भी है ना। ही इज अ डेटर, ही इज डेबिटेड एंड सेल्स इज क्रेडिटेड। अब मेरे को थोड़ा पैसों की जरूरत है, तो मैंने मेरे सभी डेटर्स को एक व्हाट्सएप भेजा या मेल भेजा कि भाई आई एम नीड इन इमरजेंसी फंड, इफ यू पे विद इन 2 days यू विल बी अवॉर्डेड विद 3% डिस्काउंट। अब इसने 1 करोड़ का गुड्स खरीदा है, 15 दिन का क्रेडिट पीरियड है, तो 15 दिन में तो वैसे भी करोड़ देना है। अभी कल दे दे तो 3 लाख बचेंगे। अब कौन आदमी 1 करोड़ का 15 दिन का 3 लाख इंटरेस्ट देगा? देगा कोई? 1 करोड़ बैंक में एफडी करो 15 दिनों, कितना है एफडी का रेट, कितना होता है? 6%। 6 लाख एनुअल, 6 लाख एनुअल डिवाइडेड बाई 12 मंथ, 50,000 डिवाइडेड बाई 15 दिन, मीन्स डिवाइडेड बाई 2। एक महीने को आधा करना है तो डिवाइडेड बाई 2, 50 का आधा 25, तो हार्डली 25,000 ब्याज मिलेगा 15 दिन का। उसके सामने 3 लाख, अरे सर पैसा बच रहा है। मानव दे देगा एक, मीन्स सीधा 97 लाख दे देगा मेरे को, बराबर है। ये कैश डिस्काउंट। अब सोचो मेरी कंपनी के एंगल से, कैश डिस्काउंट देने का पर्पस क्या है, क्यों दिया? जल्दी पैसा है वो, जल्दी पैसा लाना, इट इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड कॉस्ट के बुक्स में कभी भी फाइनेंसिंग इम्पैक्ट नहीं आती। ये तो हमको इंटरेस्ट का काका बापा का लगेगा। इंटरेस्ट, फाइनेंस का जो खर्चा है उसके जैसा ही हुआ ना ये, फाइनेंसिंग, है ना, इंटरेस्ट जैसा ही हुआ ये, फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट। अब चलो मेरे बुक में, चलो ये पेमेंट करेगा, क्या एंट्री होगी? एंट्री पहले सेल की क्या थी? मानव टू सेल्स। अब मानव पैसा देगा, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट 97 लाख। नहीं नहीं, कैश डिस्काउंट का क्या? तो मैं मानव अकाउंट, मानव को तो पूरे 1 लाख, 1 करोड़ से क्रेडिट करना है, तो डेबिट मैंने कैश लिखा 97 लाख, फिर लिखूंगा कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू मानव। अब ये कैश डिस्काउंट पीएनएल में गया, अकाउंट खुला तो पीएनएल में तो जाएगा। सोचो कभी कॉस्ट शीट में ऐसा एंट्री आया, कैश डिस्काउंट कहीं भी आया? तो दिस आइटम इज डेबिटेड इन
फाइनेंस ओनली। आया समझ में? चलो, पुराना लिखा हुआ देखने का फायदा ये, प्रोविजंस मेड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इश्यू एक्सपेंस, डोनेशन, चैरिटी, धर्मादा, ये नहीं लिखा होगा। डोनेशन किया मैंने, टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं हम डोनेशन करते, कंपनी चंदा लिखाती है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, सुना है ऐसा? फिर कोई अच्छे रिलीजियस या वो चैरिटेबल ट्रस्ट में आपने कंट्रीब्यूट किया, तो वो डोनेशन, चैरिटी, धर्मादा के नाम पे आप डेबिट कर रहे हो और बुक में लिख रहे हो, बराबर है? तो ये चीज जो है डोनेशन, चैरिटी, धर्मादा, वो शायद फाइनेंस में आप लिख सकते हो, कॉस्ट में नहीं लिखोगे। बट मैं तो बोल रहा हूँ शायद नहीं, फाइनेंस में भी अब नहीं लिखते ये चीज। मैं क्यों धर्मादा करूं? सपोज एक्स वाई जेड लिमिटेड हूं मैं, तो मैं क्यों डोनेशन दूं भाई किसी को? एक्स्ट्रा पड़ा है तो शेयर होल्डर को दो ना, डिविडेंड के नाम पे। डोनेशन क्यों दे रहे हो? नहीं सर, वो सीएसआर एक्टिविटी करनी होती है ना, वो अलग चीज है, उसके लिए प्रोविजन करनी पड़ेगी। एंड सभी प्रोविजंस कवर्ड हो गए इधर, प्रोविजन मेड में 10वें पॉइंट। जो लोग प्रिस्क्राइब टर्नओवर पे क्रॉस होंगे, जिनका प्रॉफिट कुछ लेवल का होगा पिछले कुछ सालों का एवरेज, तो फिर पिछले कुछ सालों के एवरेज के सर्टेन परसेंटेज आपको सीएसआर कंट्रीब्यूशन करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिवेश भाई को पूछना, ही विल आंसर यू विद द स्टेटिस्टिक्स, डेटा बताएंगे एग्जैक्टली कि कितने परसेंटेज करना है, कितने करोड़ का टर्नओवर हो, कौन से टाइप की कंपनी हो। ये हमारे एरिया थे, बट अब वो एरिया में हम जाते नहीं, है ना? जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में हमको जाना नहीं। तो अब कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाना छोड़े हुए मेरे को 9 साल हो गए। 2015 में फाइनल की बैच में लास्ट में पढ़ाया था, मुनीश भंडारी बुक में से। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया है, पढ़ना तो कब का छोड़ दिया है ना। सीएस इंटरमीडिएट मेरा कंप्लीट December 10 में हुआ, तो उसके बाद फाइनल का कभी पढ़ा नहीं मैंने। तो बट ये एरियाज में जो लोग लेटेस्ट में अपडेटेड होते हैं उनको ज्यादा आइडिया होता है, तो मेरे को वो अमाउंट मालूम नहीं है कि कितने करोड़ का टर्नओवर हो, आपकी कंपनी का टाइप क्या हो, एंड कितने परसेंटेज सीएसआर करना है। ये 3 चीजें आपको पूछनी है, वो बता देंगे, बराबर? तो उसके लिए तो जो करते हो ना, उसको प्रोविजन बोलते हैं, प्रोविजन फॉर सीएसआर एक्टिविटी, है ना, अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर, एंड फिर उतनी अमाउंट आप खर्च करते हो। ठीक है, तो भाई इतनी चीजें आप अपने फॉर्मेट में ऐड कर देना। आपने वैसे भी फोटो खींचा, गलत किया, मेरा फोटो नहीं आना चाहिए। एंड लिखने में आलस क्यों है आपकी? आप लिख नहीं रहे हो, आपने लिखा ही नहीं है, फॉर्मेट नहीं बनाया। घर पे जाके आपने फॉर्मेट वॉर्मेट बनाया नहीं था कल? हाँ, अच्छा, फोटो नहीं, बट वीडियो तो लगाया होगा ना तूने? नहीं नहीं नहीं। अरे यार, वीडियो लगा यार, तू वीडियो नहीं लगा रहे। चलो, आज का कल कर रहे हो आप, हाँ, आपका लोचा है, रिटेंशन होता नहीं फिर माइंड में। आज का आज कर लो ना, तो वो पक्का याद रहता है माइंड में। आज जो पढ़ा है शाम को लिख दिया आपने, पक्का नहीं रिटेन हो जाता आपके माइंड में। बैकलॉग चीज ऐड करते हो तो फिर कैसे, आप 2-3 दिन का खाना एक दिन में खाते हो, है ना? मंडे नहीं खाया, ट्यूसडे नहीं खाया, वेनसडे, मंडे ट्यूसडे का 4 टाइम का साथ में खाते हो, तो पढ़ाई क्यों साथ में करते हो? मंडे नहीं पढ़ा था, ट्यूसडे नहीं पढ़ा था, हाँ सर, हमारा लोगों का तो बैकलॉग है ना, महीनों का होता है। लास्ट में 15-20 दिन, एक महीने में पढ़ते हैं, उसमें पूरे साल की जो पढ़ाई है वो देख लेते हैं। डाइजेस्ट कितना होगा वो समझो, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो पढ़ाई कैसे होगी? चलो, ठीक है, कितना भी बढ़िया लॉजिक दे दूं ना आपको, आप सुधरने वाले हो नहीं। बुरा लगता है मेरे को। कहाँ थे मॉड्यूल? यस, ये रहा। भी टाइम कितना है? 10-12 मिनट है, 2-3 सम तो हो जाएंगे 12 मिनट। 2-3। हाँ, हो जाता है। कहाँ है भाई, कौन सी जगह पे? पेज नंबर बोलो ना इसका। 264।
इधर थोड़ा 10-12 पेज प्लस करना पड़ता है, वो इंडेक्स का और वो सब। चल जाए सिम सिम। तो यार ये एकदम जीरो। बहुत गुस्सा आता है। आप लोग कितने आगे हो, लकी आदमी हो, हाथ में मॉड्यूल है, खुल रहा है। मेरे पास भी मॉड्यूल है, मेरा साला खुल नहीं रहा है मॉड्यूल। एंड खुलता है तो कोरा दिखता है। मेरे को मालूम है क्या करना है। चलो देखो, ये नहीं किया वो मेरी गलती थी। मेरे पास ये रहा इलस्ट्रेशन। है ये आपको पहला ही होगा। यही होगा ना पहला, हाँ आ जाओ चलो। चलो, मॉड्यूल नहीं खुल रहा है तो वन नोट तो खुल रहा है। चलो, अब है ना, देखते हैं। द नेट प्रॉफिट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपीयर्ड एट 64,000 एज पर फाइनेंस। तो ये तो अचीवेबल फिगर है, ये अचीव करना है फॉर द ईयर एंडेड। द कॉस्ट बुक्स हाउएवर शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 86,460। तो कॉस्ट बुक से चालू करना है। तो देखो, कॉस्ट बुक का पहले मैंने लिखा है 86,460, सॉरी हाँ 460, 86,460। कॉस्ट प्रॉफिट लिखा मैंने टॉप पे। अब क्या करूं, फॉर द सेम केयरफुली, केयरफुल स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मीनिंग होता है डिटेल्ड चेकिंग। व्हाट इज स्क्रूटिनी? इन डेप्थ चेकिंग या डिटेल्ड चेकिंग, उसको स्क्रूटिनी बोलते हैं। सुना है एक शब्द लेजर स्क्रूटिनी, ऑडिट करते समय आता है। तो ये स्क्रूटिनी। तो अ केयरफुल स्क्रूटिनी ऑफ द फिगर्स फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ अकाउंट्स मींस फाइनेंस एंड कॉस्ट दोनों को देखा। रिवीड द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो इसके बेस पे ये 8-10 चीजें ऐसी दिखी जो डिफरेंस के मुद्दे थे। पहला, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंस। तो दिस इज आइटम डेबिटेड इन फाइनेंस ओनली, क्या ट्रीटमेंट होगी? माइनस। तो देखो साइन क्या है? माइनस। दूसरा है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंस। तो ये आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंस ओनली, प्लस साइन। चलो, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। अंडर रिकवर्ड, ये रिकवरी शब्द है ना, कॉस्टिंग में ही आता है। अंडर एब्सॉर्ब, अंडर रिकवर्ड मींस अंडर एब्सॉर्ब। अंडर एब्सॉर्प्शन की क्या ट्रीटमेंट है? माइनस। चलो फिर डेप्रिसिएशन इन फाइनेंस एंड डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट कंबाइंडली रीड करो। अब सपोज ये मेरा एफओएच कंट्रोल अकाउंट है, या कोई भी ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है। फाइनेंस वाला जो है उसको इंकर्ड मानेंगे 5600, एंड कॉस्ट वाला 6,000 उसको एब्सॉर्ब मानेंगे। तो क्या है, ये ओवर एब्सॉर्ब है 400 रुपए से, तो 400 रुपया प्लस ओवर एब्सॉर्ब है ना। समझ में आया क्या किया मैंने? ओवरहेड कंट्रोल में डेप्रिसिएशन की इफेक्ट दे दी। ओवरहेड डेप्रिसिएशन एक प्रकार से ओवरहेड है। या तो एफओएच या तो एओएच या एसएनडी ओवरहेड में कहीं ना कहीं आएगा वो। अब डेबिट साइड पे लिखा होगा वो इंकर्ड है, एंड ये क्या है? एब्सॉर्ब। तो फाइनेंस में लिखा होगा वो इंकर्ड 5600, एंड कॉस्ट में लिखा है वो है एब्सॉर्ब। एक मिनट। चलो, तो ये 400 रुपए की कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लस आएगी। ये समझ में आया 400 रुपए से? ओके। चलो, एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड ओवर एब्सॉर्प्शन प्लस लॉस ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस चार्ज इन फाइनेंस ओनली। सर ओनली तो लिखा नहीं, बट ये ऑब्सोलिसेंस का कोई भी लॉस फाइनेंस में ही डेबिट होता है। कॉस्ट बुक में कौन सा लॉस डेबिट किया आपने? कॉस्ट शीट में कोई लॉस आता है? नहीं। सो दैट इज वाई आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंस होगी, और उसको क्या होगी? माइनस ट्रीटमेंट। चलो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, वैसे भी नहीं आता कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये नहीं लिखते तो भी हम फाइनेंस ही मानते। तो आइटम क्रेडिटेड इन फाइनेंस ओनली, प्लस फिर स्टोर एडजस्टमेंट, और इसमें क्लियर लिखा है क्रेडिट इन फाइनेंस। तो हमको तो कॉस्ट पर से फाइनेंस का प्रॉफिट अचीव करना है, तो फाइनेंस वाली ट्रीटमेंट लेनी है। तो फाइनेंस में क्रेडिट करना है तो क्रेडिट कर दो, तो भाई प्लस कर दो। फिर है लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू। अबे ना, स्टॉक की वैल्यू कम हो जाए तो फाइनेंशियल बुक्स में आप लिखते हो कि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। एंड इवन कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू स्पेसिफिक अलाउ कर रहा है आपको कि अगर स्टॉक की वैल्यू परमानेंट एंड रियल डिडक्शन हो तो आपको बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। आपको स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर से बताना है फाइनेंशियल बुक्स में। तो आप क्या करोगे, सपोज आपका 43,350 का स्टॉक होगा,
और उसमें परमानेंटली 3350 कॉस्ट उसकी मीन्स परमानेंट वैल्यू रिडक्शन हो गई, तो आप कॉस्ट की बुक्स में स्टॉक को 40,000 से दिखाओगे। एंड वो 3,350 है ना, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन ऑफ स्टॉक, वो आपका लॉस के तौर पे दिखाओगे। तो आप देखो ये 3,350 का फाइनेंस में क्या ट्रीटमेंट आएगा, आप उतनी अमाउंट से आपका क्या करोगे, माइनस करोगे, लॉस है ना। तो लॉस लॉस इन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, तो वो माइनस करते हो, फाइनेंस वाली ट्रीटमेंट। अब करते जाओ, ये प्लस माइनस आपका ये टैली हो जाएगा, चेक करो। 86,460 में ये -20,000 प्लस 250 -1550 प्लस 400 प्लस 850 -2800 प्लस 4,000 प्लस 240 -3350 करो, 64,500 आएगा। आया। कैलसी है। नहीं सर, भरोसा है, कैलसी की क्या जरूरत है। चेक करो भाई, मैंने लिखा है सही है कि नहीं। आ जाएगा। देखो अब मैंने क्या किया, थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखा है। प्रेजेंटेशन मेरा देखो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, फिर आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंस ओनली, फिर ये तीन आइटम लिखी, आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंस ओनली, फिर अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, उसमें वर्क्स ओवरहेड, फिर ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, उसमें डेप्रिसिएशन एंड एडमिन, स्टोर्स एडजस्टमेंट 240, एंड फिर प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। अगर आपको ऐसा ना लिखना हो और सीधा एज इट इज ही लिख दो, आप ये वाला बुक वाला ही, ये रहा, बुक में जो था ना एज इट इज लिखो, ये सपोज आपका जवाब है, ऐसा पॉसिबल है। दिस इज योर आंसर। आपको सिर्फ एक लाइन पहले जोड़नी है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स, एंड लास्ट में एक लाइन जोड़नी है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक्स। फिर ये जो भी ट्रांजेक्शन है एज इट इज लिखो, ये फिगर में प्लस माइनस करते चलो। सर वो टाइटल के हिसाब से ना जाए तो चले, हाँ हाँ चले, क्यों नहीं। आपको डेकोरेशन लेके थोड़ा जाना है उधर। ये प्रोफेशनल बुक है, मीन्स प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, आपको बहुत इतना डेकोरेशन करके जाओगे तो अच्छा लगेगा, बट ऐसा नहीं ज्यादा मार्क दे देंगे। इतना ऐसा भी सेम एज इट इज लिखा तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, सपोज 7 मार्क का समय 7 पूरे मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा डेकोरेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जाओ तो अच्छी बात है, समय हो, यू कैन मैनेज विद इन 3 आवर्स विथ ऑल दिस, फाइन, बेस्ट वन। मैंने बेस्ट प्रेजेंटेशन बना के रखा है, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये ना करो और ये करो ना, तो भी इक्विवेलेंट है, आपका जवाब भी टैली हो रहा है, लॉजिक भी टैली हो रहा है, खत्म। बट सर वो कुछ बताने की जरूरत नहीं, नहीं उनको मालूम है, आप वो आपसे सिर्फ प्रेजेंटेशन मांगते हैं कि कैसे होना चाहिए। लॉजिक हमको मालूम होगा तभी लिखेंगे ना ऐसा, है ना। तो फायदा आपको प्रेजेंटेशन, ये ऐसा करो तो अच्छा ही है, बट ऐसा ना करो और जो ऊपर मैंने बताया वैसा रखो तो भी चलेगा, कहने का मीनिंग ये है। सो आप जब भी टेस्ट में लिखो, एग्जाम में लिखो, तो ये मेरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है। बराबर। आगे बढ़ू। चलो। समय की थोड़ी कमी है, कल ही करेंगे। बट मेरे को जस्ट इसका टाइप दिखा देना है। देखो यहाँ पीएनएल दिया है, ट्रेडिंग पीएनएल, एंड नीचे एडजस्टमेंट्स दिए। अब करना क्या है, तो इसके बेस पे डायरेक्ट, सर आपने डायरेक्ट रिकंसिलिएशन किया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं एंड कॉस्ट के रिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं हम। मीन्स सपोज इसके बेस पे मैं यहाँ कॉस्ट शीट बना लूं, एंड फिर एक तरफ कॉस्ट शीट रखूं, एक तरफ फाइनेंशियल बुक्स रखूं, एंड कंपेयर करता करता रिकंसिलिएशन बनाऊं तो भी चलेगा। एंड आपको क्या पूछा है, कितने मार्क में पूछा है, उसके बेस पे है। अब ये इतना सवाल रखा है, इतना लंबा, एंड फिर आपको पूछा कि भाई ये जवाब 6 मार्क में दो, तो 6 मार्क में देने के लिए इतना ही लिखना है। बट यही सवाल आपको 12 मार्क्स में पूछा है, तो भाई कॉस्ट 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 शीट बनाओ, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स बनाओ, एंड फिर ये लिखो। सो एग्जाम्पल कितने मार्क का पूछा जाता है ना, उसके बेस पे आएगा। बट आपको इंस्ट्रक्शन पहले से दे रहा हूँ, आपका कोई भी सवाल 7 मार्क से ज्यादा का मोस्टली नहीं होगा। They will try to cover most the chapters, and each chapters they want to give equal weightage, so 7 मार्क का ही होगा। 14 मार्क का क्वेश्चन है, 7 मार्क का एक, 7 मार्क का दूसरा।
और रिकंसिलिएशन जैसी चीजें 7 मार्क्स बहुत है, क्योंकि ये चैप्टर को आप 10 मार्क 12 मार्क का वेटेज देखो तो वो तो 40 मार्क के ग्रुप में आता है, सेगमेंट ए में। और उसमें कितने चैप्टर है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, इंटी है, नॉन इंटी है, रिको है, साथ साथ में डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कितनी सारी चीजें हैं। उसमें से फिर कोई एक को ओवर वेटेज कर दो, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। बराबर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम, बट आगे के सेशन में।